अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो नरेंद्र मोदी के साथ कौन कौन देश खड़ा होगा? अगर पाकिस्तान के साथ ही लंबी जंग छिड़ गई तो नरेंद्र मोदी के मित्र देश कौन कौन होंगे? हमारे असली दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? जमाना अलग है। इस जमाने में हार्ड पावर से ज्यादा सॉफ्ट पावर काम आता है। युद्ध में मोदी डिप्लोमेसी कितने काम आएगी? मादर वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की। आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वर्ल्ड लीडर्स के साथ मोदी की 1-to-1 फ्रेंडशिप है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फ्रेंड कहते हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी उनके साथ सेल्फी लेती है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मोदी को टॉप लेवल की डिफेंस टेक्नोलॉजी देने को तैयार रहते हैं। कई वर्ल्ड लीडर्स के लिए ये ईर्ष्या और जलन वाली बात है। मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की दोनों से बात कर लेते हैं। पुतिन के साथ बैठकर वो युद्ध छोड़ शांति पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। सवाल ये है कि अगर भारत को युद्ध करना पड़ा तो नरेंद्र मोदी का ये सॉफ्ट पावर देश के लिए कितना बड़ा एसेट होगा? ऑपरेशन सिंदूर पर टेम्पररी ब्रेक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। मोदी ने लगभग सभी प्रमुख दलों के सांसदों को अलग अलग देशों में भेजा है। भारतीय सांसदों के 60 डेलीगेशन 32 देशों में भेजे गए हैं। वो वहां की सरकार, वहां के मंत्रियों, सांसदों और प्रबुद्ध लोगों से मिल रहे हैं। दल से ऊपर उठकर वो देश के लिए काम कर रहे हैं। विदेश में वो भारत का पक्ष रख रहे हैं और पाकिस्तान के टेररिज्म मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। टेररिज्म इज ए ग्लोबल कैंसर। ये पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दे आर फाइन। What is the problem of Pakistan? The problem of Pakistan is it is not a democratic country. मैं हिंदी में बताना चाहूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गया जनरल्स की दुकान। 75 साल में पाकिस्तान बन गया जनरल की दुकान। इन 75 सालों में हिंदुस्तान क्या बना, ये दुनिया देख रही है। अमेरिका में भारत का पक्ष कांग्रेस के शशि थरूर रख रहे हैं। अफ्रीका में भारत का पक्ष एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सूले रख रही हैं। मिडिल ईस्ट को भारत की बात बताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी भेजे गए हैं। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है, जिसकी बराबरी करने के बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की नकल करने के लिए शहबाज शरीफ ने खुद का ही फॉरेन टूर प्लान किया, तो वो अपने साथ मुल्ला आसिम मुनीर को ले गए। वही मुल्ला मुनीर जो पहलगाम हमले से ठीक पहले अपनी आतंकी सेना को हिंदू और मुसलमान का फर्क समझा रहा था। ये तस्वीर याद है आपको? 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली बुलाया था। 25 दिसंबर 2015 का वो दिन आज भी पूरी दुनिया को याद है, जब नवाज शरीफ के एक फोन कॉल पर भारत के प्रधानमंत्री का प्लेन काबुल से दिल्ली आते वक्त लाहौर में उतर गया था। पाकिस्तान की सेना को ये सब हजम नहीं हुआ।
generals don't allow the real voice of Pakistan to come about. Narendra Modi ji called Nawaz Sharif in his swearing in 2014. Remember it. When he had gone to Kabul to inaugurate Kabul Parliament constructed from fund by India, Nawaz Sharif said, "आप तो हमारे आकाश से गुजरेंगे तो हमारे नाती की शादी आ जाइए." He went even then. What did happen? Uri, Pulwama, and now Pahalgam. Because Pakistani army establishment never wants peace with India. पाकिस्तान की सेना भारत के साथ शांति नहीं चाहती। समस्या की जड़ यही है। हिंदुस्तान को अगर पाकिस्तान का इलाज करना है तो शुरुआत सेना से ही करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर से वही शुरुआत हुई है। नरेंद्र मोदी ने आगे का गेम खेला है। पेरिस में भी और फ्रांस में भी आतंकवाद के हादसों ने बहुत नुकसान पहुंचा है। 2015 में COP21 जब यहां पे हुआ था, उसके चंद ही दिनों पहले एक बहुत ही घातक आतंकवादी हमले में करीब 125 से अधिक लोग मारे गए थे। मुझे लगता है कि फ्रांस के लोग, फ्रांस की सरकार भारत के लोगों के गुस्से को भी समझ पा रही थी। भारत में जो आक्रोश था आतंकवाद के खिलाफ, उससे वो जुड़ पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने पूरा समर्थन दिया भारत को। नरेंद्र मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी का सिंपल प्रिंसिपल है, नेशन फर्स्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। वार जोन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो या भारत की ऊर्जा जरूरतों को सिक्योर करना या फिर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध लड़ना, जो देश हित में है वही मोदी का एजेंडा है। भारत की फॉरेन पॉलिसी किसी देश, गुट या संगठन को खुश करने के लिए नहीं है। भारत की फॉरेन पॉलिसी नेशन फर्स्ट के लिए है। रूस से खरीदे गए हथियार भारतीय सेना के एसेट्स हैं। रूस अभी जिन हथियारों से युद्ध कर रहा है उनमें से एक प्रमुख हथियार है S-400। भारत ने रूस से S-400 खरीदा और पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर तैनात किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 11 बार लॉन्च किया गया। 2018 में नरेंद्र मोदी जब पुतिन के साथ S-400 खरीदने की डील कर रहे थे, तब अमेरिका ने काटसा के तहत भारत पर पाबंदियां लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी पाबंदियों का मतलब होता भारत के आर्थिक विकास में बाधा पड़ जाना, लेकिन मोदी ने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा, उसकी तैनाती की, साथ ही अपना स्वदेशी आकाश और आकाश तीर भी डेवलप करते रहे, जिसकी दुनिया को भनक भी नहीं लगी। इसी तरह रूस से क्रूड ऑयल खरीदने में मोदी ने अमेरिकी पाबंदियों की परवाह नहीं की। 2021 तक भारत रूस से सिर्फ 1% क्रूड ऑयल खरीदता था, अभी भारत 40% क्रूड ऑयल खरीदता है। ग्लोबल फोरम पर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी एक बेहद शानदार बैलेंस के साथ काम करती है। सबसे तेजी से आगे बढ़ रही इकोनॉमी के लीडर के तौर पर भारत G20 का सबसे अहम मेंबर है। विकास की रफ्तार तेज करने के लिए भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स में भारत के साथ ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत क्वाड का मेंबर है। इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। भारत चीन और पाकिस्तान के साथ SCO का मेंबर है। भारत G7 और आसियान में भी शामिल होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो भारत की संप्रभुता के हित में नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का अपना मुकाम है। पिछले 11 साल में भारत ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा नेता बनकर उभरा है। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत के डेवलपमेंट को ट्रैजेक्टरी से भटकाना चाहता है। नरेंद्र मोदी वो नहीं होने दे रहे। हम विश्व की फार्मेसी बन गए हैं। कोविड में यहां पर आप जानते हैं कि लाइबेरिया में भी लाइफ सेविंग वैक्सीन भेजी थी भारत ने।
लेकिन दूसरी तरफ एक लेबोरेटरी बन के रह गया है पाकिस्तान आतंकवाद का, एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है आतंकवाद का। एक तरफ हम हैं जो टेक्नोलॉजी दुनिया को देते हैं, दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो टेररिज्म देता है दुनिया। भारत युद्ध नहीं चाहता, बल्कि भारत तो हर तरह के युद्ध को रोकने का प्रयास करता है। नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने की पहल की। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को भी मानवीय पहलू से सोचने को कहा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गाजा में मानवीय मदद भेजी। इजराइल में रॉकेट गिरने लगे तो वहां ऑपरेशन अजय चलाकर भी सभी भारतीय निकाले गए। अफगानिस्तान में तालिबान आया तो भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर सभी हिंदू और सिखों को सुरक्षित निकाला। यमन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए मोदी ने ऑपरेशन राहत चलाया। सूडान के युद्ध क्षेत्र से भारतीयों को निकालने के लिए मोदी ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। भारत अपने लोगों को जब 7 समंदर पार से बचा लेता है तो अपनी धरती पर आतंकवाद कैसे सहन करेगा। इसलिए जब पाकिस्तान ने पहलगाम किया, नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ऑर्डर दे दिया। युद्ध रुका तो भारत ने सांसदों को डिप्लोमेट बनाकर दुनिया भर में भेज दिया। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सारी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। अब उनका दिमाग रहता है क्या कि हमारे जो इस्लामिक वर्ल्ड है हमारे साथ खड़ा रहेगा। हमने यूएई वालों को रिक्वेस्ट की कि उसका ऐसा मानना है और वो कुरान शरीफ और धर्म का नाम लेकर ये प्रचार प्रसार करता है और आतंकवाद करता है। उन्होंने स्वीकारा कि हमारे धर्म को इन्होंने हाईजैक कर लिया। उन्होंने सहमति जताई कि हम जरूर बात करेंगे अपने कोर ग्रुप में, वो ऐसी कंट्रीज में बात करेंगे। जरा सोच कर देखिए, मोदी अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन की जगह केवल बीजेपी के सांसदों को भेजते तो क्या होता। तब दुनिया के देश उस पर तवज्जो नहीं देते। आज जब थरूर अमेरिका को समझाते हैं, अभिषेक बनर्जी जब आसियान देशों को पाकिस्तान की हकीकत बताते हैं, सुप्रिया सूले जब अफ्रीकी देशों को सच्चाई बताती है और असदुद्दीन ओवैसी जब मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों को पहलगाम के सच से रूबरू कराते हैं, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ज्यादा पड़ता है। कि तीनों देशों में एक चीज हर लीडर जो मिला वो कह रहा था कि हम ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। हमारा पूरा जो सरकार है, हमारा देश है, वो पूरा भारत के साथ खड़ा है और जो भी आतंकवाद करेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। जो पहलगाम में घटना हुई है ये गलत है और कोई भी जो करेगा उसके खिलाफ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ जब 4 दिन का युद्ध रुका, तब मोदी के विरोधियों ने सवाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के साथ तुर्की था, अजरबैजान था, चीन था, भारत के साथ कोई देश क्यों नहीं खड़ा हुआ। कांग्रेस के इस सवाल को कॉम्प्लीमेंट किया शहबाज शरीफ ने। शहबाज ने ट्रंप सहित दुनिया के कई देशों के नेताओं को पर्सनली थैंक यू कहना शुरू किया, तो मोदी डिप्लोमेसी पर कांग्रेस के सवाल बढ़ते गए। भारत माता की। दुनिया भर में ऑल पार्टी डेलीगेशन रवाना करके नरेंद्र मोदी ने सबको जवाब दे दिया। पाकिस्तान ईपी सेंटर है आतंकवाद का, और पूरे दुनिया में, चाहे अल्जीरिया में आतंकवाद हो, सूडान में आतंकवाद हो रहा हो, तुर्की में आतंकवाद हो रहा हो, या मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में आतंकवाद हो रहा हो, चाहे अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने किया हो, चाहे ब्रिटेन में आतंकवाद हो रहा हो, सभी आतंकी का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी ताकत है पैसा। इकोनॉमी की साइज मैटर करती है। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फोकस उस इकोनॉमी पर ही है। तीसरे टर्म में नंबर 3 की इकोनॉमी बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने ये नारा दिया था। 2014 में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन की थी। मई 2025 में भारत की जीडीपी $4.19 ट्रिलियन पर पहुंच गई। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी।
आज हम चौथे नंबर पर हैं। मोदी के 11 साल में भारत ने कनाडा को पीछे छोड़ा, ब्राजील को पीछे छोड़ा, इटली को पीछे छोड़ा, फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और अब भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। युद्ध में पाकिस्तान के पैर इसलिए नहीं टिक पाए क्योंकि भारत की इकोनॉमिक पावर के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। आसियान का अभी चेयरमैन है मलेशिया, कि आसियान भी जो हम लोग सेक्रेटरी जनरल से मिले थे तो आसियान ने भी कंडेम किया था जो पहलगाम में हुआ है। जो 2 इशू हम लोगों ने इनको आज भी कहा वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो 2018 से 22 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, 4 साल रहा है ग्रे लिस्ट में, और उसका मतलब ही होता है कि आप टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। भारत के साथ कौन कौन देश है, जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला है। इसी महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की प्लानरी मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करेगा। पाकिस्तान 2022 तक ग्रे लिस्ट में था, जिससे बाहर आने के लिए इमरान खान की सरकार ने तमाम तरह के वादे किए थे। पाकिस्तान की सेना ने इमरान को जेल में डाल दिया और FATF से किए सारे वादे तोड़ दिए। पाकिस्तान पर मोदी का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पहले से चल रहा है। इसी महीने पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक होगा।